आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 यूनिट नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है इस वक्त। अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ वन साइड ऑफ लेंथ एक्स, ठीक है, मीटर्स में है, एंड द अदर साइड ऑफ लेंथ x प्लस 3 मीटर्स। इफ़ द एरिया इज़ 36 स्क्वेयर मीटर्स वेयर द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास दो लेंथ्स गिवन है और इसमें आपने डायमेंशंस और यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले ये बताती चलूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आपकी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं आपको यहाँ पर सही करवा दूँ, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पर एक लेंथ जो है वो x दी हुई है, ठीक है, और एक लेंथ दी हुई है x प्लस 3, जो कि यहाँ पर x प्लस 3 नहीं है। ठीक है, ये लेंथ जो है वो है, करेक्शन आप कर लें, वो करेक्शन है x प्लस 5 है। ठीक है, x प्लस 5 है। ऑल राइट, तो अब आप इस करेक्शन को ठीक कर लें तो हम सोल्यूशन अपना शुरू करते हैं। सोल्यूशन में मैं सारी चीज़ें लिख लूँगी कि हमारे पास गिवन क्या है और क्या है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगी गिवन, और गिवन में हमारे पास है द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर x एंड x प्लस 5, जो कि बुक में x प्लस 3 है लेकिन करेक्शन करवाई है। और यहाँ पे एरिया क्या है आपके पास? 36 डायमेंशंस है। ठीक है, डायमेंशंस है जो कि इक्वल है लेंथ और विड्थ। ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लेंथ एंड क्या? विड्थ। अब डायमेंशन कौन सी डायमेंशन है? लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि आपने डायमेंशन मालूम करनी है, एरिया हमें पता है और हमने डायमेंशंस मालूम करनी है, ये आपको भी पता है। और यहाँ पे डायमेंशंस किसे कहते हैं? लेंथ इंटू विड्थ कह लें, या लेंथ एंड विड्थ कह लें, ठीक है, बिकॉज लेंथ L इज़ लेंथ एंड W इज़ विड्थ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर चलें, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? एरिया वाला, जो कि हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया मेरे पास क्या था? 36, और लेंथ यहाँ पर x एक गिवन है और दूसरा मेरे पास गिवन है x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे दो साइड्स आपकी गिवन होती है जो लेंथ और विड्थ होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 9 माइनस 4 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो कि हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी कि माइनस 9 इज़ इग्नोर्ड बिकॉज लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसी वजह से हम नेगेटिव की वैल्यू को इग्नोर करेंगे एंड वी विल टेक ओनली x इज इक्वल टू 4, डैट इज़ विद इज इक्वल टू 4 मीटर। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ हो जाएगा x प्लस 5 और लेंथ है 4 प्लस 5, और यहाँ पे लेंथ आ जाएगा 9 मीटर, एंड दिस इज़ योर आंसर। दैट्स इट। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है।
सॉरी, मैं ज़रा खिड़की बंद कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइक्स का और कार्स का शोर आ रहा था, तो मुझे सही नहीं लगा कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास है इस वक्त। प्रोजेक्टाइल्स हाइट इन फीट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन के थ्रू इनकी जो है वो हाइट गिवन की हुई है। वेयर टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, ठीक है, जहाँ पे मेजर किया जाता है। हाउ मच टाइम पासिस बिफोर द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। और यहाँ पे हिंट भी दे दिया है कि हाइट इज इक्वल टू 0 व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे हाइट भी जो हमें ना गिवन कर दी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमारे पे एक्चुअली गिवन होती हैं चीज़ें। जब आप वो लिख लेते हैं तो वो ज़रा इजी हो जाता है आपको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़, जो कि हमें इक्वेशन में गिवन है, -16t² + 144t + 576, राइट। जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो यहाँ पे जब हिट ग्राउंड करेगा तो वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन को पुट किया और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ से कॉमन -16 निकाला तो मेरे पास आ गया t² माइनस, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन निकाला है, t² -9t -36 इज इक्वल टू 0। तो ये रह गया t² -9t -36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -16 उधर लेके जाएंगे तो वो 0 से -16 0 हो जाएगा, तो आपके सामने वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे t² -12t + 3t -36 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट पेज पे चलते हम। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉमन t -12 + 3t -12 इज इक्वल टू 0, t + 3 और t -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t + 3 इज इक्वल टू 0 और t -12 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -3 और t इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि बिकॉज इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली, वी टेक t इज इक्वल टू 12 एंड हेयर hence at t is equal to 12 second the projectile hits the ground, ठीक है, hits the ground in 12 सेकेंड। सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है द नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस represent C that can be made through a switchboard to which n telephones are connected is given by the equation, ठीक है। if a switchboard operator can make 325 connections through headboard, how many telephones are connected to it? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज C इज इक्वल टू 1/2 n -1 एंड कनेक्शंस आर, ठीक है, एंड कनेक्शंस आर C इज इक्वल टू 325, ठीक है।
अब हमारे पास गिवन इक्वेशन ये गिवन है और हमारे पास कनेक्शन जो है वो 325। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे 325 1/2 n और हम वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर n, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर n, सो वी हैव n स्क्वायर माइनस n। अब n स्क्वायर माइनस n एंड 325 मल्टीप्लाई बाई 650 और उसको इधर ले आएंगे तो -650 इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा -26n प्लस 25n विल बी, इफ़ यू विल मल्टीप्लाई तो वी विल गेट द रिजल्ट 650। तो हमें यही चाहिए थी, हमने क्योंकि इक्वेशन सॉल्व की तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दिस इज़ 26, यहाँ से 25, यहाँ से 25 कॉमन निकालेंगे तो ये 26 इजिकल टू 0। तो एक हमारे पास n25 आ गया और एक हमारे पास n-26। तो यहाँ पे n+25 इजिकल टू 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास n-26 इजिकल टू 0। तो वी विल टेक इट आउट n वैल्यूज़ फ्रॉम बोथ। तो हम हमेशा की तरह यहाँ पर फिर लिख लेंगे कि -25 विल बी ignored because number of telephone is always positive, ठीक है। आप ये लिख रहे बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सिंपल। सो वी टेक व्हाट n इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस देयर आर 26 टेलीफोन कनेक्टेड इन स्विच बोर्ड, ठीक है, सिंपल। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड 2 consecutive odd integers such that the sum of their squares is 202। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब वो नहीं है मसला। यहाँ पर ये है कि हमारे पास 2 consecutive odd integers हैं, ठीक है, जो कि सम्स हैं उसके 202। तो यहाँ पर हमने लेने 2 consecutive odd numbers, जिसमें हमारे पास आ जाएगा, लेट कंसीडर x+1 and x+3 are 2 consecutive odd integers, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वेयर्स जो थे, सम ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर जो दिया हुआ है वो इक्वल किसके है, 202 के सम के, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वेयर्स किसका बात करें, इसका स्क्वेयर, ठीक है, इसका आपस में स्क्वेयर भी और सम का मतलब प्लस भी, ठीक है। इन्होंने कहा सम ऑफ स्क्वेयर्स किसका, जो हमने लेट किया कंसीडर किया है, जो ओड इंटीजर्स के कंसीडर किए हैं उनका स्क्वेयर और साथ में उनका सम भी, ठीक है, सिंपल वे में। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ये इसका मैंने ओपन कर लिया, इसको ओपन करूँगी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने ओपन किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इन सारों को जो भी सेम है मेरे पास वो मैं प्लस कर लूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10 माइनस 202 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अगर देखें तो आप एक दफ़ा फिर चेक कर लें, 3 6 7 8 9 तो यहाँ पे हमारे पास मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्स स्क्वेयर
प्लस 2x प्लस 1 है। यहाँ पर मेरे थोड़ी सी गलती होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस x है तो ये 2x है। अच्छा, मैं भी कहूँ कि मेरे पास ये गलती कैसे हो गई। तो ये x प्लस 1 है ना, अगर आप x प्लस 1 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस x, तो ये वाला खोलेंगे तो ये, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर 2x हो गया और ये 6 है तो ये 8 हो गया। ठीक है, और 9 प्लस 10 हो गया, ताकि आप लोगों को गलती की गुंजाइश कोई ना रहे। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96, अब ये 0 को मैं 0 डिवाइडेड बाय 2 लिखूँ तो 0 ही रहता है ना, तो इसी वजह से मैं इसको लिख दूँगी सिर्फ 0। ठीक है, स्टेप को ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं करूँगी। तो ये आ जाएगा 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैंने x कॉमन निकाला तो x प्लस 12 आ गया, माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 12 और x माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 4x इज इक्वल टू माइनस 12, जो हमने कंसेक्टिव इंटीजर लिए थे, इंटीजर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस 12 प्लस 1 लिख देंगे तो माइनस 11, और एंड माइनस फिर दूसरे के साथ भी रखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 थे, x प्लस 1 और x प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा तो ये माइनस 9। अब यहाँ पे 4, अगर पहले हमने 4 किसके लिए लिया, 12 के लिए, अब हम लेंगे 4x इज इक्वल टू 8 के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, अब 8 प्लस 1 तो 9 और 8 प्लस 3 तो 11। सो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर। पहले हमने क्या किया था, ऑड इंटीजर। जब हमारे पास ऑड इंटीजर्स की बात आई थी, 2 कंसेक्टिव जब हम लेते हैं तो वो हो जाता है x प्लस 1 और x प्लस 3, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इवन इंटीजर्स, वो भी कंसेक्टिव जब होता है, तो कंसेक्टिव में हमारे पास बात ये आ जाती है कि ये बात याद रखना, तब हम x प्लस 2 और x प्लस 4 लेंगे, ठीक है। मतलब हम x के साथ उसको प्लस करके लिखेंगे, कंसेक्टिव इंटीजर्स में ये आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर उन्होंने खाली इंटीजर्स की बात की होती तो व्हाट वी विल टेक, x और x प्लस 1 लेते, ठीक है। तो x कैन भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। और एक और दूसरी बात ये कि आपको भी पता है कि कोई भी अगर ओड नंबर से प्लस होगा तो वो ऑड ही रहेगा, और कोई भी नंबर इवन से प्लस होगा तो वो इवन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसीडर x प्लस 2 and x plus 4 are 2 consecutive integers. So according to given condition हमारे पास फिर बात कर रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वेयर्स जो है वो इक्वल किसके है, 100 के। तो जो हमने लिए थे उसके स्क्वेयर और साथ में सम कहा उन्होंने हमें, तो हम x प्लस 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अब जैसे पहले हमने सॉल्व किया उसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे किया। अब ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, और ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8, सॉरी 16, 4 4 सा 16 होता है, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 100।
अब 2x² प्लस 12x प्लस 200 माइनस 100 सॉरी प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 100, तो 2x² plus 12x minus 80, and if we will take the 2 common, तो x² plus 6x minus 40, and that's it. That's अब x² को हम उधर ले सॉरी 2 को अगर मैं उधर ले गई तो वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई विल बी 0, तो मैं ये 0 लिख लूँगी, मैं लिखूँगी नहीं क्योंकि आई डोंट वांट टू बी x² प्लस 10x माइनस 4x सिंपल था, इसलिए इसको कितना खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो x कॉमन निकाला, यहाँ से 4 कॉमन निकाला, तो आपके पास इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जिसमें x प्लस 10 है और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब एक दफ़ा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कह देंगे और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई जिसमें हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 10, और जब हम कहेंगे कंसेक्टिव इंटीजर्स आर सॉरी ये मैं थोड़ा सा ना नीचे करके लिखती हूँ, माइनस इट्स अ माइनस, यस इट्स अ माइनस 10, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, एक इसके लिए, एक है माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 6। अब हम निकलेंगे 4x इज इक्वल टू 4, ठीक है, कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 4 प्लस 2 6 एंड 4 प्लस सॉरी इट्स 4 प्लस 4, ठीक है, 4 प्लस 4 8, तो 6 8 एंड माइनस, सो दैट्स योर आंसर, सिंपल। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी या इट्स अ 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ ट्रायंगल whose area is 42 square centimeters, base and height together measure 19 centimeter। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। सबसे पहले एरिया हमारे पास जो गिवन है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास बेस एंड हाइट है टुगेदर, ठीक है, बेस और हाइट टुगेदर मेजर हुई है किससे, 19 से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास b प्लस h मतलब बेस प्लस हाइट, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, बेस प्लस हाइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो इसमें से अगर मैं बेस निकाल लूँ तो मेरे पास निकल जाएगा 19 माइनस हाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो केसेस हैं। एक केसेस वो है जो कि ट्रायंगल के लिए है और एक केस है राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है। वो किस तरह से है वो मैं जब आपको सॉल्व करके बताऊँगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर देखा जाए, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें से मैं कह रही हूँ कि ये आपका बेस है, ठीक है, बेस है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट क्या है, ऑब्वियसली ये हाइट है, ठीक है, ये आपकी हाइट है ना। तो इस तरह से ये ट्रायंगल भी है अगर आप देखें, और हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया। तो इस साइड से इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो के लिए हमने निकालना है,
ठीक है। अब यहाँ पे हम केस 1 लिख लेंगे, केस 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे पहले हम जो निकाल रहे हैं फॉर एनी ट्रायंगल, ठीक है, फॉर एनी ट्रायंगल। तो हमारे पास एरिया जो है वो 1/2, जो फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये वाला फार्मूला तो आप लोगों को याद है ना, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जब निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया हमारे पास 42 था, तो 42 मल्टीप्लाई बाय बी एच। अब यहाँ पे मैंने अभी पीछे आपके सामने जब बी का जो निकाला था, ठीक है, ये बी का बेस का, तो वो ये निकाला था ना आपके सामने, तो ये मैं पुट कर लूँगी बी के अंदर 19 माइनस एच, और ये एच आ जाएगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि ताकि किसी ना किसी एक का तो हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ना। अब 42 मल्टीप्लाई बाय 2 19h माइनस एस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 84 सॉरी, और ये आ जाएगा 19h माइनस एच स्क्वायर। अब क्या करूँगी, इस एच स्क्वायर को इधर ले जाऊँगी, और माइनस 19h और प्लस 84 ही रहेगा ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -12h माइनस 7h प्लस 84 इज इक्वल टू 0। तो यह पे आ गया हमारे पास h माइनस 12 माइनस 7 h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया h माइनस 7 h माइनस 12 इज इक्वल टू 0, h माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे h7 आ गया और यहाँ पे h12 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर h इज इक्वल टू 7, तो b प्लस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 19, जिसमें से b 19 माइनस 7 और b इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे लिख लेंगे फॉर h इज इक्वल टू 12, फॉर h इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 12 इज इक्वल टू 19, b 19 माइनस 12, b तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। तो 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 13 14 15 16 17 18 19 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 ख़त्म हुआ। अब हम किससे सॉल्व करेंगे केस 2 के लिए। इफ़ इट इज़ राइट ट्रायंगल, ठीक है, if it is right triangle then क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम। ये आपको पता है जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, पैथागोरस थ्योरम की। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। ये आपका एंगल एक, ठीक है, यहाँ से आपका ए है, यहाँ से आपका बी है, और यहाँ से आपका सी है। ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर विच इज योर एल्टीट्यूड, ओके। चलिए, अच्छा, हाइपोटेनियस को हम एच भी कहते हैं, बेस को हम बी कह देते हैं, और परपेंडिकुलर विच इज पी। हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना है, तो बेस हमारे पास 7 है और हमारे पास परपेंडिकुलर 12 है। इफ यू विल सी here B7 एंड H7, जो आपके पास 7 है, आपने ज़ाहिर सी बात है एक को लिया है, तो जब आपके पास बेस जो है वो 7 है और हाइट 12 है, ठीक है, बेस 7 है और हाइट 12 है, यू हैव टू डी बेस 7 हाइट 12, ठीक है। तो आप निकाल रहे हैं
हाइट और आपकी हाइट ये है, तो इट्स मीन दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो 49 प्लस 144, दिस इज 193, और एच इज इक्वल टू 193। क्यों? क्योंकि जब आपने ये स्क्वायर हटाया, ठीक है, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं hence the required dimensions are, आपका रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर बेस हो गए 7, ठीक है, जो पीछे हाइट आपने निकाली थी जो 12, और यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज जो आ गया वो अंडर 193। सिंपल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, a mechanical engineer is analyzing a material stress strain curve which is described by the cubic equation, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक क्यूबिक इक्वेशन में, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, 04x² प्लस वेयर s is the stress, ठीक है, and x is the strain. Now find the values of strain at which the material experiences zero stress s is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गिवन। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया s स्ट्रेस है हमारा, ठीक है, x जो है वो स्ट्रेन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और एट ज़ीरो पे हमारा जो है डेट इज s इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एट ज़ीरो स्ट्रेस, ठीक है, जो कि हमें बताया है। अब यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, जो कि मुझे क्वेश्चन के पहले हुए डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, इज, जो कि आपके पास गिवन थी 0.005x³ माइनस 0.04x² प्लस 0.1x। अब यहाँ पे आपने कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती चलूँ। सॉल्व हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, x कॉमन निकाल लेंगे, और 0.005x², 0.04x और प्लस 0.1, और इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है ऑलरेडी, यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास s इज इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए हम उस इक्वेशन को s इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक x इज इक्वल टू 0, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0.005x0 माइनस 0.04x प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम 5x² माइनस 40x प्लस 100, ये मैं कैसे लेके आई, अब आपको बताने के लिए सिर्फ ये चीज़ कि मैंने इसको किस तरह से किया है, और इसको हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको हमने सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब ये 0.005 है ना, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो मेरे पास 1 1 2 3, इसका मतलब ये है कि होल द टर्म जो है 0.0 पॉइंट्स को हटाने के लिए हमने क्या किया है, पॉइंट्स को हटाने के लिए हमने डिवाइडेड बाय करते रहे, किससे, 1000 से। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी 1000, ठीक है, इस होल टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया है 1000 से। अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए, मल्टीप्लाइंग
by 1000 multiply by 1000, we get 5x square minus 40x प्लस 100, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मुझे इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आनी थी। इक्वेशन को फॉर्म में लिए कभी कभी हमने कुछ भी ऐसे ऐसे हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, मैजिक ट्रिक, जो हम लोगों को खुद ब खुद ये जहन में लाना होता है, ठीक है। ये हमें कोई बताता नहीं है, हमें पता खुद होना चाहिए इतनी प्रैक्टिस से कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, by quadratic formula. Here a is equal to 5, b is equal to minus 40 and c is equal to 100. Now we are going to put, ठीक है, we are going to put this b square, ठीक है, minus b minus 40 plus minus 40 का होल स्क्वायर minus 4ac तो 4ac, ठीक है। और यहाँ पे 25 आ जाएगा, 2a था तो 25। अब 40 यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 1600 माइनस 2000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन नेक्स्ट पेज। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20 और अंदर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 10। और आपको भी पता है जो -1 होता है वो किसके इक्वल होता है? अयोटा के, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई -20 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको हेयर कर लेंगे, एक x जो होगा 40 प्लस के साथ आएगा और एक x किसके साथ आएगा? माइनस के साथ। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व से कैसे करेंगे, यहाँ से हम 10 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 10 कॉमन निकालेंगे तो 4 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे 10 4 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 10 10 से काट दें आप तो आपके पास आ जाए 4 + 2 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 अयोटा। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि जिसके अंदर हमारे पास अयोटा होता है हम उसको दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह लें या दीज आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑफ स्ट्रेन जो कि हमें गिवन थी, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि आपको पता है कंपेयर कर नहीं सकते हम। सो ओनली one value x is equal to 0 of strain is to be considered, ठीक है, is to be considered, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो हम ले नहीं सकते, ये आपको भी पता है। 10 if stress s is equal to 0 then the value of strain is 0, ठीक है, then the value of strain is 0, सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी कि इतना मुश्किल नहीं था बेटा, बहुत ही आसान था। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या की बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे 2 जब आ जाएगी बात, 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो मैंने आपको बताया था x माइनस 2, ये 2 है, ठीक है। सो बी 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो मेरे पास आ जाएगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू
24, उन्होंने खुद ही बताया। अब यहाँ पे कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर्स, ठीक है, बिटवीन द इंटीजर्स इज 2। अब यहाँ पे डिफरेंस की भी बात आ रही है, तो एक मेरे पास ये बन गया, ये थोड़ा सा इधर करके बना देती हूँ। एक मेरे पास ये बन गया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, आपको भी पता है प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, -2 इज इक्वल टू 24, और जो डिफरेंस में होगा वो बनेगा x, और जब मेरे पास से डिफरेंस की बात हो रही है तो वो नेगेटिव में होगी, याद रखना, ठीक है, और वो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 6 यहाँ से -4 कॉमन, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 6 आ गया और एक्स 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू विल बी इग्नोर्ड, नेगेटिव वैल्यू विल बी इग्नोर्ड, तो हम 4x इज इक्वल टू 4 को करेंगे, तो ये आ जाएगा देन माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, तो माइनस एक्स -2 और -4 -2, तो एंड -x -2 इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस -4 -6 आर required टू नेगेटिव इंटीजर्स, सिंपल, ठीक है। आई होपफुली आपको बेटा समझ आई होगी, ये भी बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, आपने सिर्फ इसमें क्या करना था, पुट करना था और पुट करके आंसर निकाल लेना है, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या हैगा, चलिए देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इन numbers is 20, find the two numbers if one number is 7 times more than the other। चलें यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर x and y आर टू नंबर्स। अब इन्होंने टू नंबर्स की बात की थी, आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब पीछे हमारे पास जो बात हुई थी वो हुई थी इंटीजर्स की, और जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तब हम क्या लेते हैं, एक्स में से लेते हैं, जैसे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इस तरह से लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास टू नंबर्स की बात होगी ना तो हम एक्स और वाई लेते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग, अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 कब लेते हैं, ठीक है, जब हमारे पास इंटीजर्स की बात होगी, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, अच्छा। यहाँ पे नंबर्स की बात हुई है सिर्फ, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे कंसीडर एक्स एंड वाई किया। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, सो एक्स पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट की बात हुई थी, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 120, जो कि मुझे गिवन है, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन गिवन हो गई। उसके बाद मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, फाइंड द टू नंबर्स इफ वन नंबर इज 7 टाइम्स, इफ वन नंबर इज 7 टाइम्स मोर देन, ठीक है, मोर देन द अदर, मोर देन द अदर, मतलब एक जो नंबर है वो 7 टाइम्स कितना है, मोर है, तो ये मेरा बन गया y इज इक्वल टू 8x, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ मैंने क्या किया, जो मुझे ये स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन तैयार कर ली है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। वी कैन सब्सटीट्यूट y is equal to 8x into equation 1, so we can find out the x value and y value, okay, सिंपल वे में, इतना मुश्किल नहीं है। तो x into 8x is equal to 120, तो 8x स्क्वायर आ गया,
ठीक है। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 120/8, तो इनको डिवाइड किया इज इक्वल टू 15। ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 15 आ गया। अब यही x अंडर रूट 15 वी विल पुट इन x, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 15 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू निकल आ जाएगी 8 अंडर रूट 15। सो आप लिखोगे यहाँ पे, सो द two numbers are under root 15 and 8 under root 15. This is your answer. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बेटा कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस पे इतना हम टाइम ज़ाया कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसी वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को करती जा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा और पढ़ा भी है डेफिनेटली, क्योंकि माशाल्लाह हम इतनी एक्सरसाइज अब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। और ऑल द मोस्ट जब हमेशा जब हम एक्सरसाइज की आखिरी चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत इजी होती है। अच्छा, यहाँ पे द हाइट ऑफ अ फुटबॉल डेट हैज़ बीन थ्रोन और किक कैन बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन where t is the time in seconds and v is the initial upward velocity and h is the initial height in feet. अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि write an equation for the height of a football and time t when the initial upward velocity is 20 feet per second and the initial height is 6 feet. अच्छा, यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। चलें, सबसे पहला पार्ट में करी 1, जिसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं एक्चुअली इनिशियल जो हमें दिया है ना एक्सप्रेशन, वो मैं लिख दूँ। हमें गिवन एक्सप्रेशन किया है, गिवन हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू -16t² प्लस bt प्लस h, ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने क्या निकालना है, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी जो कि v इज इक्वल टू 20 फीट पर सेकेंड है। ठीक है, पर सेकेंड। और इनिशियल हाइट जो है मेरे पास, इनिशियल हाइट वो है h इज इक्वल टू 6 फीट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट these values into the expression, into the given expression, जो कि मेरे पास है हाइट -16t² प्लस 20t और प्लस 6। सिंपल, ये आपका पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 में उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर योर एक्सप्रेशन फ्रॉम पार्ट 1। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो सिंस मेरे पास क्या था, हाइट, आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ऑल राइट, तो उसको सॉल्व करते हैं। 16t² प्लस 24t माइनस 4t प्लस 6, तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा -8t, 2t माइनस 3 और -2, 2t माइनस 3, तो मेरे पास आ जाएगा 2t माइनस 3 और -8t माइनस 2। ये क्या हो गया, आपका फैक्टर तैयार हो गया। अब आपके पास थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द फुटबॉल आफ्टर 1 सेकेंड। तो नाउ फाइंडिंग द हाइट, फाइंडिंग द हाइट आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हाइट को, जो कि हमारे पास है सब्स्टिट्यूट हाइट इंटू 1 में। ठीक है, इंटू 1, इंटू 1। अब आपके पास पार्ट 1 में आपने जब पुट किया, जो कि आपके पास है, ठीक है, और -16 का 1 का होल स्क्वायर प्लस 21
+6, तो ये आगे आगे -16 +20 +6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10. सो हाइट ऑफ फुटबॉल आफ्टर 1 सेकेंड इज 10 फीट. ठीक है, 10 फीट. मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे ना मुझे गन. चलिए यहाँ लिख देती हूँ. ये मेरे पास आ गया = 10, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. सो हाइट ऑफ फुटबॉल आफ्टर 1 सेकेंड इज 10 फीट. ठीक है, हो गया यहाँ पे. सो दिस इज योर आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर क्वेश्चन नंबर 11. This is your solution. I'm going to read this question number 11. A business planning to launch a new product has determined its cost and revenue model. ये आपके पास revenue model है where RQ represents revenue, CQ represents cost, and Q represents the quantity of product sold in units. The company needs to find the break-even points where revenue equal cost. Factorize the equation to identify the quantities at which the company neither makes a profit nor incurs a लॉस. अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंपल वे में आपने इसको फैक्टराइज करना है इक्वेशन में आइडेंटिफाई क्वांटिटीज से. ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आसान है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स. अगर आप देखें तो मेरे पास हमने जब कंपनी नीड्स टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट. ठीक है, so we need to solve this equation, and how we will solve, I will tell you how we will solve. ठीक है, अब हमें जो ऊपर जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है. ठीक है, और रेवेन्यू माइनस क्यू और सी क्यू और ये है = 0. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिकॉज R = 0 और आपने यहाँ पे लिख देना R = C. ठीक है, अब यहाँ पे -2q² + 50q - 30 = 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व करें. q² + 25q, जब -2 कॉमन निकाला तो मेरा ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा +150 = 0. अब मैं -2 को उधर ले जाऊंगी तो आई एम गोइंग टू लेफ्ट विद ओनली दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करूंगी तो मैं -15q - 10q, दिस इज 150 विच इज मिसिंग here. ओके, +150 = 0. तो यहाँ से q कॉमन निकलेगा, q - 15, और यहाँ से 10 कॉमन निकाल लेंगे तो q - 15 = 0. q - 15 और q - 10 = 0. तो यहाँ पे आ जाएगा q - 15 = 0 और यहाँ पे आ जाएगा q अभी माइनस आएगा =0. तो ये q15 और ये आ जाएगा q = 10. तो हम लिख लेंगे these are the quantities at which the company neither makes a profit nor incurs a loss. ठीक है, so this is your answer. And here a very good news to complete
we have completed all whole exercise, not all, whole exercise 4.5, and here even whole chapter exercise, chapter number 4, unit number 4 is completed now. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, जितना भी हमारा टाइम चैप्टर 4 पे लगा और मैंने समझाया और आपने समझा और आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जहाँ मेरी गलती हुई तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन हो जाती हैं। लेकिन मेरा बार बार कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आपको एक दफ़ा बार बार यही चीज़ बता रही हूँ कि हमारा इस प्लेटफॉर्म में मकसद ये है कि आपको मेथड की समझ आ जाए। और रही बात प्लस माइनस की, तो डेफिनेटली वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वंस इफ़ यू अंडरस्टैंड द मेथड तो इट्स डजेंट मैटर कि आपके पास वैल्यू गलत लिखी गई है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो गलत लिखे गए हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा आज चैप्टर 4 ख़त्म हो गया और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी इस कैंटैब पब्लिशर की बुक को ख़त्म कर सकूँ, और उसके बाद फिर मैं नेशनल बुक फाउंडेशन को पकड़ूँ, मैं उसको भी समझाऊँ, क्योंकि जो जो बच्चे हैं जो एनबीएफ के हैं, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोग जो है ना हमेशा मुझे इस चीज़ में दुआओं में याद रखें और हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे भी जो है ना सेहत दे रखे और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियोस बना सकूं। और उन बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो हमेशा हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं अपने कमेंट्स दे के। और मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत प्यारे, जो हमेशा जहाँ उनका इतना दिल खुश होता है और वो एक सेकंड नहीं लगाते और मुझे कमेंट में लिख देते हैं कि आप जैसा कोई नहीं टीचर हमें समझाता, यू आर द बेस्ट टीचर इन द यूट्यूब, योर चैनल इज़ बेस्ट, एवरीथिंग। जो भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं वो मैं सारे पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं तो मैं उनको भी उतनी ही मोहब्बत देती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।